Good morning to all. Welcome to the unit number 3, compound vapor compression refrigeration system. In previous lecture, we have discussed about what is simple vapor compression refrigeration system. And now in today's lecture, we will be discussing about how to look at TS and pH diagram of a simple VCRS. आज के लेक्चर में हम पीएच और टीएस डायग्राम कैसे देखा जाता है, कैसे उसमें साइकिल ड्रॉप होती है और उसमें कैसे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के बाद आपका जो लेक्चर होगा उसमें हम हमारा कंपाउंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे। मतलब कि सिंपल वीसीआरएस के ये दो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स आपने जो प्रीवियस लेक्चर और आज का लेक्चर आपने अच्छे से भर लिया है, तभी हम कंपाउंड वीसीआरएस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। टीएस मतलब कि टेम्परेचर एंट्रोपी और पीएच मतलब कि प्रेशर एंथैल्पी। तो सबसे पहले वो सिस्टम हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम उसका डायग्राम देखेंगे। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 हमेशा आएगा कंप्रेसर से पहले। ये आप चीज एक फिक्स रखिएगा, हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है वो हमेशा आएगा कंप्रेसर से पहले। अब कंप्रेसर से पहले पॉइंट नंबर 1 आया तो क्या होगा कि कंप्रेशन से पहले वो सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में है। तो सैचुरेटेड वेपर मतलब कि गैसियस कंडीशन में है। अब वहां से कंप्रेसर उठाएगा और कंप्रेस करके वो पॉइंट नंबर 2 पे जब पहुंचेगा तो आपका पॉइंट नंबर 2 वो सुपर हीटेड हो जाएगा और कंप्रेशन हमारा होगा आइसेंट्रोपिकली। तो कंप्रेशन प्रोसेस हमारी कौन सी होगी? प्रोसेस आइसेंट्रोपिक। तो हमने बताया था आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब कैसी प्रोसेस कि जिसमें फ्रिक्शन लॉस और हीट लॉस नहीं होता है, ऐसी प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं, जिसमें फ्रिक्शन लॉस और हीट लॉस नहीं होता है। अब आपने कंप्रेस कर दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ गया वो रेफ्रिजरेंट हमारा कंडेंसर में एंटर होगा। अब वो रेफ्रिजरेंट जैसे ही हमारा कंडेंसर में एंटर होगा तो नाम के मुताबिक क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस हो जाएगा तो वो कंडेंस का अर्थ है कि वो वेपर में से लिक्विड फेज में चला जाएगा हीट का रिजेक्शन होके। अब अगर वो जैसे ही हीट रिजेक्ट करके लिक्विड फेज में चला जाएगा तो यहाँ पे हमारा फेज चेंज का प्रोसेस हुआ। तो फेज चेंज मतलब कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फेज चेंज हो रहा है मतलब कि लेटेंट हीट ट्रांसफर हो रही है। तो लेटेंट हीट हमने पढ़ा था क्या होता है? लेटेंट हीट में फेज चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये आपकी हो गई टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है कंडेंसर के दौरान। तो उसके बाद आता है लिक्विड कंडीशन में 3 पॉइंट पे आ जाता है और उसके बाद होता है एक्सपांड। तो हमारा एक्सपांशन वाल होता है वो आइसेंथैल्पिक होता है, उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि कोई भी अगर प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी तो बढ़ेगी एक्सपांशन के प्रोसेस में। तो एक्सपांड होता है जैसे ही, उसके बाद वो आता है मिक्स फेज में। मिक्स फेज में आता है और उसके बाद फिर से इवापरेटर में जाता है। तो इवापरेटर में क्या होता है? वो हीट रेफ्रिजरेटर के केबिन में से हीट लेता है और खुद इवापरेट हो जाता है। यहाँ पे भी उसका टेम्परेचर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो वो डायग्राम कैसे बनता है वो हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले कंप्रेसर आया ड्यूरिंग प्रोसेस 1-2। जो कौन सी प्रोसेस थी? तो कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस थी। अब जैसे ही कंप्रेसर में आया तो उसका इनलेट क्या है? लो प्रेशर लो टेम्परेचर और वेपर कंडीशन। तो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर मतलब कि यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमारा जो वीसीआरएस सिस्टम है वो दो कांस्टेंट प्रेशर के बीच काम करता है। एक रहता है हमारा कंडेंसर प्रेशर जो कि ऊपर का प्रेशर है, इसको हम कहेंगे कंडेंसर प्रेशर, और ये है हमारा नीचे का प्रेशर, वो है हमारा इवापरेटर प्रेशर, ठीक है।
जो नीचे वाला प्रेशर है वो कांस्टेंट प्रेशर है, वो कौन सा है, इवापोरेटर प्रेशर है, और ऊपर वाला कौन सा है, कंडेंसर प्रेशर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रेशर कांस्टेंट ऊपर वाला है वो कौन सा है, कंडेंसर का, कंप्रेसर के बाद वाला, और नीचे वाला कौन सा है, इवापोरेटर प्रेशर। ठीक है, तो नीचे वाला इवापोरेटर प्रेशर और ऊपर वाला कंडेंसर प्रेशर, और हमारी सिस्टम ये तो प्रेशर के बीच में काम करती है। तो सबसे पहले कंप्रेसर का इनलेट कौन सा है, लो प्रेशर, मतलब कि इवापोरेटर वाला, तो यहाँ पे आ जाता है क्योंकि वो वेपर कंडीशन में है। तो वेपर कंडीशन ये हमारी, आप देखो ये सेचुरेशन कर्व है, तो यहाँ पे सेचुरेटेड वेपर है, तो ये 0.1 यहाँ पे आएगा, कौन से, सेचुरेटेड वेपर, और लो प्रेशर के ऊपर, मतलब कि यहाँ पे। अब कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है तो वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। तो आइसेंट्रोपिक लाइंस जो होती है वो पीएच डायग्राम में ऐसे होती है, तिरछी लाइंस होती है। तो कंप्रेशन हुआ कहाँ तक होगा, तो कि हाई प्रेशर तक कंप्रेशन होगा, तो आउटलेट आपका कहाँ तक जाएगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर तक, और सुपर हीटेड वेपर तक जाएगा। तो ये चला जाएगा सुपर हीटेड में, तो आपका पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा। सिमिलरली आप टीएस डायग्राम में देखिए, पॉइंट 1 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको ये देखिए टीएस डायग्राम में यहाँ पे एरोस नहीं बताए हैं, तो ये आपको एरो बनाने पड़ेंगे, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है साइकिल। तो पॉइंट 1 यहाँ पे है। अब उसमें 1 और 2 आइसेंट्रोपिक है, तो आइसेंट्रोपिक मतलब कि ये देखिए ये एक्सिस इसकी है एंट्रोपी की, तो उसमें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैसे होगी, वर्टिकल लाइन। तो आप टू पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच जाओगे वर्टिकल लाइन पे, क्योंकि एंट्रोपी उसकी कांस्टेंट रहती है। अब वही पीएच डायग्राम में यहाँ पे एंथैल्पी है, तो एंथैल्पी बढ़ेगी, क्योंकि हीट बढ़ेगी तो एंथैल्पी बढ़ेगी। तो हमारा 1 to 2 प्रोसेस ऐसे ड्रॉ होता है। जो पीएच डायग्राम है उसमें आइसेंट्रोपिक लाइन तिरछी होती है, और टीएस डायग्राम है तो उसमें आइसेंट्रोपिक लाइन जो है वो सीधी वर्टिकल लाइन होती है। तो ये हमारी 1 to 2 प्रोसेस होती है। अब इसमें हम कंप्रेसर वर्क देते हैं, क्योंकि ये कंप्रेसर काम करता है। तो कंप्रेसर वर्क हम कितना देंगे, तो कंप्रेसर वर्क हम ऐसे देंगे, यहाँ पे आप देखिए कि वो होगा H2 माइनस H1, मतलब कि 2 पॉइंट की एंथैल्पी, यहाँ पे नीचे एंथैल्पी है तो ये H2 मिलेगी, और यहाँ पे 1 पॉइंट की एंथैल्पी तो वो हमें मिलेगी H1। तो हमारा कंप्रेसर का वर्क कितना होगा, इन दोनों के डिफरेंस जितना होगा, H2 माइनस H1। मतलब कि आपको जो वर्क, हीट ट्रांसफर, सब कुछ एंथैल्पी के रूप में मिलेगा, और वो कितना होगा, तो कि वो एंथैल्पी के डिफरेंस जितना होगा। अगर वो 1 2 के बीच है तो 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 2 की एंथैल्पी ज्यादा है, तो हमारा वर्क कितना मिला, H2 माइनस H1। तो अब हम नेक्स्ट दूसरी प्रोसेस में जाते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुई कि 1 to 2 कंप्रेशन कैसे हुआ, तो क्या आइसेंट्रोपिक है यहाँ पे, तो वो सीधी लाइन आएगी टीएस डायग्राम में, और पीएच डायग्राम में तिरछी लाइन आएगी। अब 2 to 3 जो है वो आइसोबेरिक हीट रिजेक्शन है, तो मतलब कांस्टेंट प्रेशर है। तो ये हमारा कंडेंसर प्रेशर, वहां पे हमारी सीधे सीधी लाइन जाएगी। कंडेंस हो रहा है मतलब कि 2 पॉइंट से 3 पॉइंट जाएगा, ठीक है, ऐसे 2 से 3 पॉइंट जाएगा। यहाँ पे वो सुपर हीटेड रीजन में था, सुपर हीटेड में था, यहाँ पे वो सेचुरेटेड लिक्विड में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे वो हाई प्रेशर है, एंटर जब होता है तब हाई टेम्परेचर है, और सुपर हीटेड कंडीशन में है। जब आउटलेट होगा तो वो प्रेशर हाई पे ही रहेगा, तो यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर कंडेंसर प्रेशर पे ही है, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि वो कंडेंस हो रहा है, और सेचुरेटेड लिक्विड मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है, उसी के ऊपर वो मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए कि पॉइंट 2 पे था हमारा, 2 पे क्या है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर है। अब वो टेम्परेचर उसका घट के यहाँ पे आ जाएगा 3 पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखिए लो टेम्परेचर हो गया, लेकिन प्रेशर वही रहा, ठीक है। प्रेशर आप पीएच डायग्राम में देखिए प्रेशर वही रहता है, और लिक्विड में आ जाता है। तो हमारी कंडेंसर की प्रोसेस ये होती है। अब उसमें हीट रिजेक्ट कितनी हुई, तो एंथैल्पी डिफरेंस जितनी। तो प्रोसेस हमारा 2 से 3 हुआ, तो ये हमारा H2, और यहाँ पे हमारा ये है हमारा H3। तो हीट रिजेक्ट कितनी हुई, तो ये H2 और H3 दोनों एंथैल्पी के बीच का जो डिफरेंस है उतनी हीट रिजेक्ट हुई। तो आपको हीट रिजेक्ट हुई वो कैसे मालूम होगा, कि जितनी एंथैल्पी डिफरेंस है उतनी हमारी हीट रिजेक्ट होगी, ठीक है।
उसके बाद आता है हमारा एक्सपांशन डिवाइस। अब जो एक्सपांशन डिवाइस है हमारा वो आइसेंथाल्पिक है, उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। तो उसमें इनलेट हमारा हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रहता है और लिक्विड है। तो ये हमारा 3 पॉइंट है, जो 3 पॉइंट है हमारा वहां से एक्सपांशन होता है। तो 3 पॉइंट से एक्सपांशन हुआ और एंथैल्पी कांस्टेंट है, तो ये रहा आपका पॉइंट 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर एंथैल्पी कांस्टेंट है तो फिर एंथैल्पी किससे बनती है? प्रेशर और टेम्परेचर से। ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे। तो H एंथैल्पी, उसका हमारा इक्वेशन क्या है? U प्लस PV। तो एंथैल्पी किससे बनती है? U मतलब कि हमारा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो मतलब कि एंथैल्पी में एक उसका पैरामीटर है टेम्परेचर और दूसरा पैरामीटर है प्रेशर। यहाँ पे आप देखिए टेम्परेचर प्रेशर दोनों घट रहा है, ठीक है। एक्सपांशन डिवाइस है तो एक्सपांशन होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएगा और लो टेम्परेचर यहाँ पे उससे भी लो टेम्परेचर पे आएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कम हुआ, प्रेशर भी कम हुआ, फिर भी हमारी एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रही 3 और 4 के बीच। ऐसा कैसे हुआ? हमें ये क्वेश्चन होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो एक्सपांशन डिवाइस है, हमारा एक्सपांशन डिवाइस होता है कैपिलरी ट्यूब या थ्रोटल वाल्व। मतलब कि जिस कैपिलरी ट्यूब मतलब कि जिसका डायमीटर हमारे बाल के डायमीटर जितना होता है। तो अब क्या होता है कि एंथैल्पी में यहाँ पे U प्लस PV हिसाब से देखें तो हमारी एंथैल्पी जो है वो कम होती है। लेकिन अब हम अगर फेज के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर लिक्विड था, तो और यहाँ पे हम आ गए तो यहाँ पे गैस प्लस लिक्विड हो जाता है। तो हमें ये तो पता है कि लिक्विड की एंथैल्पी गैस की एंथैल्पी से कम होती है। लिक्विड की एंथैल्पी कम होती है, गैस की एंथैल्पी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ लिक्विड था, तो जो लिक्विड था वो एंथैल्पी उसमें आ गई और वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो गया। वो एंथैल्पी कहाँ से आई? तो जो टेम्परेचर कम हुआ उसी में से उसने एंथैल्पी ली। वो कैसे, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे आप पॉइंट 3 पे देखिए। पॉइंट 3 आपका कहाँ पे? ऊपर। अब वहां से अगर आप नीचे जाते हैं मतलब कि मिक्स फेज में जाते हैं तो क्या होता है कि पॉइंट 3 का जो लिक्विड है वो अपनी ही हीट को लेता है और वेपर में कन्वर्ट होता जाता है। तो मतलब आप जैसे ही नीचे आते जाएंगे उसमें आपका लिक्विड जो है वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। आप देखिए इतना वेपर हुआ, इतना वेपर हुआ, और नीचे जाएंगे तो इतना वेपर हो गया। तो वो खुद की ही एंथैल्पी का यूटिलाइज करके वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है कि जो टोटल है वेपर और लिक्विड उनकी एंथैल्पी कांस्टेंट है। मतलब आपने क्या किया, आपके पास 2 जेब हैं, तो पहले आपके पास एक जेब में 500 रुपए थे, अब दोनों जेब में 250 रुपए हो गए। तो आप कहेंगे एंथैल्पी तो कम हुई। तो एंथैल्पी कम नहीं हुई, एक जेब की एंथैल्पी कम हुई तो दूसरी जेब में वही एंथैल्पी एंटर होगी। तो लेकिन टोटल रुपए तो 500 ही रहे, टोटल एंथैल्पी तो सेम ही रही। तो वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। कैसे? कि लिक्विड के पास अब पूरी एंथैल्पी थी। अब क्या हुआ कि लिक्विड की हीट या एंथैल्पी लेके हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो गैस बन गया थोड़ा। तो अब यहाँ पे 4 कंडीशन पे क्या हुआ, थोड़ा गैस है और थोड़ा लिक्विड है, लेकिन दोनों की टोटल एंथैल्पी तो सेम ही है। आपके पास पहले सिर्फ लिक्विड में 500 रुपए थे, अब क्या हुआ कि लिक्विड और गैस दोनों के पास 250 रुपए है। तो आप बोल रहे हो कि लिक्विड की एंथैल्पी कम हो गई। हाँ, लिक्विड की कम हो गई, लेकिन दोनों के मिक्सचर की एंथैल्पी तो सेम ही रहेगी। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा एक्सपांशन होता है वो कौन सा प्रकार का होता है? आइसेंथैल्पिक प्रकार का होता है। ठीक है, तो आइसेंथैल्पिक लाइन जो है वो पीएच चार्ट में ऐसे वर्टिकल आएगी। लेकिन एक्सपांस हुआ तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये लाइन थोड़ी तिरछी आएगी जिसमें 3 की एंट्रोपी कम है और 4 की एंट्रोपी उससे ज्यादा है। मतलब 3 to 4 एंट्रोपी बढ़ रही है। और अब हम हमारी लास्ट प्रोसेस में आ जाते हैं विच इज इवापोरेटर।
तो इवापोरेटर में हमारा रेफ्रिजरेंट मिक्स फेज में एंटर होगा और हीट सोख लेगा, तो मतलब लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे एंटर होगा और हीट सोख लेगा, तो वो लिक्विड में से इवापोरेट होके पूरा वेपर कंडीशन में आ जाएगा, है ना। इवापोरेटर में हम क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जहां पे हमें कूलिंग करना है वहां से, तो हमारा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो 0.4 से 0.1 आ जाएगा, ठीक है। और इवापोरेट होगा मतलब कि फेज चेंज होगा, फेज चेंज होगा तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब हमारी पूरी साइकिल एक बार देख लेते हैं। 1 to 2 कंप्रेशन हुआ, तो 1 to 2 कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन कहाँ से जाता है, तो कि गैसियस फेज में से सुपरहीटेड फेज में जाता है, तो ये गैसियस फेज में से सुपरहीटेड फेज में गया, यहाँ पे भी देखिए गैसियस फेज में से सुपरहीटेड में गया 1 to 2, वो कौन सा है, आइसेंट्रोपिक है, तो यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो सीधी लाइन रहेगी, यहाँ पे तिरछी लाइन रहेगी। उसके बाद कंडेंसर आता है, कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंस होता है, तो ये गैसियस फेज है, उसमें से वो लिक्विड बन जाता है, तो ये गैसियस फेज है 0.2, वहां से वो लिक्विड बन जाता है कंडेंस होके, तो ये कंडेंस हो गया, उसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। उसके बाद एक्सपांशन प्रोसेस आती है, एक्सपांशन आइसेंथाल्पिक है, तो आइसेंथाल्पिक मतलब 3 to 4 हमारा एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक्सपांशन है तो एंट्रोपी बढ़ेगा, तो 3 to 4 यहाँ पे तिरछी आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीएच डायग्राम है, उसमें जो लाइन तिरछी आती है वो कंप्रेसर की है, आइसेंट्रोपिक, और जो टीएस डायग्राम है उसमें जो तिरछी लाइन है वो 3 to 4 आती है, जिसमें एक्सपांशन होता है, बाकी सारी या तो हॉरिजॉन्टल है या तो वर्टिकल। अब अगर आप डायग्राम याद रखें तो टीएस और पीएच डायग्राम कैसे दिख रहे हैं, आप देखो एक शिप जैसा दिख रहा है कि टीएस डायग्राम में ऐसा एक शिप है जो इस तरफ आगे बढ़ रहा है, और पीएच डायग्राम में वो ऐसा शिप है, शिप मतलब कि जहाज, जो कि इस तरफ आगे बढ़ रहा है। आप सामने सामने टकरा रहे हैं, पीएच और टीएस डायग्राम आप देखिए, हमारा पीएच डायग्राम है वो कुछ ऐसा है और टीएस डायग्राम है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये हमारा टीएस डायग्राम है देखो, और ये हमारा पीएच डायग्राम है। ऐसा लग रहा है ये शिप इस तरफ जा रहा है, ये जहाज, और ये जहाज इस तरफ जा रहा है, अगर आपको याद रखना है तो। और हमेशा डायरेक्शन आपकी कौन सी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी। रेफ्रिजरेशन में साइकिल की डायरेक्शन कौन सी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज आएगी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, अगर डायग्राम बना रहे हो तो आपको उसमें डायरेक्शन तो दिखानी ही दिखानी है। तो अब इसका सीओपी हम देखते हैं, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। तो हमने देखा कि वर्क डन, हीट रिजेक्शन, हीट एब्जॉर्प्शन सब क्या है, एंथैल्पी का डिफरेंस है, ठीक है। वर्क डन आपका कंप्रेसर में हो रहा है तो 2 और 0.1 के बीच जो डिफरेंस आएगा वो हमारा एंथैल्पी का डिफरेंस आएगा, वो कंप्रेशन वर्क होगा, देखिए। फिर हीट रिजेक्शन जो है वो 2 और 3 के बीच है, तो 3 और 2 के बीच का जो आएगा वो हीट रिजेक्शन आएगा। और हीट एब्जॉर्ब हमारा होता है 1 और 4 के बीच, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब 1 और 4 के बीच, तो एंथैल्पी आपका डिफरेंस 1 और 4 के बीच का आएगा, वो हमारा हीट एब्जॉर्ब होगा। तो सीओपी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन बाय कंप्रेसर। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब क्या है, हमारा हीट एब्जॉर्ब, जितना हम हीट एब्जॉर्ब करेंगे उतना हमारा रेफ्रिजरेशन होगा। तो हीट एब्जॉर्ब का क्या है, H1 - H4, जो यहाँ पे हमने लिखा है, जो कि इवापोरेटर में होता है। और वर्क डन क्या है, जो कि कंप्रेसर में होता है, वो एंथैल्पी डिफरेंस क्या है, H2 - H1। तो आपका सीओपी क्या हुआ, H1 - H4 अपॉन H2 - H1। ये काफी एग्जाम्पल में पूछा जाता है, अगर आपको एंथैल्पी के सब पता है, याद है, तो आपको एंथैल्पी की वैल्यू पुट कर देनी, आपको सीओपी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका आज का टास्क है पीएच और टीएस डायग्राम बनाना और उसका सीओपी लिखना, ठीक है। तो आपको पीएच और टीएस डायग्राम कैसे बनाना है, डायरेक्शन के साथ इसमें, और हर एक प्रोसेस के लिए आपको उसका एंथैल्पी डिफरेंस लिखना है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो इतना एंथैल्पी डिफरेंस है, हीट रिजेक्ट हो रहा है तो इतना है, और उसके बाद ये सीओपी आपको लिखना है। तो आपको टीएस और पीएच डायग्राम ऐसे बनाना है, मतलब जो ये लास्ट स्लाइड आपको दिख रही है, ये अभी जो स्लाइड दिख रही है वही आपका टास्क है, लेकिन ये आपको समझ के करना है,
ठीक है, आपको ये 2 डायग्राम बनाने हैं, फिर ऐसे इक्वेशन लिखने हैं और ये सीओपी ऐसे लिखना है। मतलब ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं वही आपका टास्क है, लेकिन ये आपको समझ के करना है, आपको याद रखना है। तो आपको आज के लेक्चर में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे पूछ सकते हैं या पर्सनल व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। आपका टास्क कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पे सबमिट करा दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।